हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो 21 जून को पेपर हुआ था। पार्ट 1 आ गया, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 11 से 20 क्वेश्चंस होंगे। मेरा नाम हुआ कुमार मधुरंजन, मैंने योगा से मास्टर्स किया और इस साल मैंने जेआरएफ क्वालीफाई किया। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 11th क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 100037। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हठरत्नावली में जो नौली के प्रकार बताए गए हैं, उनके अंतर्गत कौन-कौन से हैं? अगर आप गेरंड संहिता या हठ प्रतिपिका देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको बाह्य, अभ्यंतर, वाम, दक्षिण नौली इस तरीके की देखने को मिलती है। लेकिन जब बात करें हठरत्नावली की, तो आप श्लोक में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ना कि सा च नौली द्विविधा प्रोक्ता बाहरी च एकांतरा विधा। तो यहाँ पे 2 नौली बताई गई है, एक बाहरी है और एक एकांतर है। अगर आप श्लोक को नहीं पढ़ के जाएँगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएँगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, भारी और एकांतर नौली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भगवद गीता के अनुसार स्थिर धीमहि कहा गया है, किसे कहा गया है? ये क्वेश्चंस मीडियम कहूँगा, क्योंकि अगर आप श्लोक नहीं देखे होंगे तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है? दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो यहाँ पे 2 बताया गया ना, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः और सुखेषु विगतस्पृहः। भगवद गीता से जनरली जो श्लोक आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो श्लोक बेस्ड ही होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में चैप्टर्स बताया गया है, उसके श्लोक को आप हर दिन एक न एक बार ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। बी और ई विल बी द राइट आंसर। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि योग दर्शन के अनुसार जो दृष्टा का लक्षण बताया गया है वह क्या है? तो यह क्वेश्चन भी मैं कहूँगा ईज़ी ही है, क्योंकि जनरली सभी लोग योग सूत्र के श्लोक पढ़ के ही जाते हैं। आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक को क्या कहता है? दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्ययः। तो यहाँ पे दृशि मात्र है और शुद्ध है। यह किसके लक्षण बताए गए हैं? यह दृष्टा के लक्षण बताए गए हैं। तो आपका आंसर दृशि मात्र और शुद्ध हो जाएगा। बी और डी विल बी द राइट आंसर। सेकंड इसका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन इजी था, मैं कहूँगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप अपने छाती के पास लेकर के आते हो, तो जो मूवमेंट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे लेट्स से ये आपकी नी है, आप इसको यहाँ पे लेके आते हो, तो यहाँ पे कौन-सी मूवमेंट होगी? इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आए हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए। ये आपका पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे आपको 4 मूवमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप इस सर्टेन आसन को प्रैक्टिस करते हो, तो कौन-सी मूवमेंट उस समय आपकी बॉडी में होती है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक-एक ऑप्शंस को पहले हम लोग समझेंगे। फ्लेक्शन क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब ये पैर सीधी रहेगी तब तो ये एंगल 180 डिग्री होगा, लेकिन जैसे ये मुड़ेगी तो ये एंगल कम होता है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन होती है। और जब आप पैर को उल्टे डायरेक्शन लेकर के जाते हैं तो यह एक्सटेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली हैंड के केस में भी जब आप अपने हाथ को इस तरीके से केहूनी से मोड़ते हो तो यह एंगल कम होता है, तो यहाँ पे इसको फ्लेक्शन बोलेंगे। और जब आप केहूनी को इधर की तरफ लेकर के जाओगे तो यह एक्सटेंशन होंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, जब आप अपने पैर को फोल्ड करते हो तो ये आपका फ्लेक्शन हो जाएगी। एक्सटेंशन जब आप अपने नी को चेस्ट की तरफ से नीचे की तरफ ले जाओगे तो एक्सटेंशन होगा। कुछ और मूवमेंट को देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एबडक्शन, जब आप अपने हाथ को अपने कंधों से बिल्कुल सीधा रेज करते हो, दैट इज एबडक्शन। और जब आप इसी हथेली को नीचे की तरफ ले करके आते हो, दैट इज एडक्शन। सिमिलरली पैर के केस में भी जब आप पैर को रेज करते हो दैट इज एबडक्शन, और जब पैर को नीचे लेकर के आते हो एडक्शन। अगर आप इसके डेफिनेशन को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपकी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, आपकी बॉडी की ये मिड लाइन है, इनसे अवे हो रही है, दैट इज एबडक्शन। और जब आप इसको क्लोज लेकर के आते हैं ना, मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, जब आप टुवर्ड्स द मिड लाइन लेकर के आते हो दैट इज एडक्शन। यहाँ पे आप इन सारे मूवमेंट को देख लीजिएगा। हर एक जॉइंट्स जहाँ पे होगी वहाँ पे एक सर्टेन मूवमेंट होगा,
तो अगली बार भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज फ्लेक्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करना चाहिए। अब अगर आप, यह क्वेश्चन थोड़ा डीप था, अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, और जो इसके पहले क्वेश्चन थे इसको मैं मीडियम कहूंगा, ये इजी ही कहूंगा, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ गया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ के गए होंगे तो आप इसका आंसर कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन इजी थे, इस क्वेश्चन को मैं हार्ड बोलूंगा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद एक्चुअली में बहुत बड़ा है, और जब उससे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो डेफिनेटली थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे। आइए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वायु इंद्रियों के बीच स्थित है और जो ऊपर को जाता है वह प्राण वायु है। ये हम लोग सभी जगह पढ़ते हैं कि प्राण की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, और जो वायु गुदा आदि इंद्रियों के नीचे स्थित है और नीचे की तरफ जाता है वह अपान वायु है। ये भी हमें सब जगह देखने को मिलती है। प्राण की डायरेक्शन अपवर्ड बताई गई है और अपान की डाउनवर्ड, और जो प्राण अपान के मध्य स्थित है वह व्यान वायु है। जनरली हम लोग समान जानते हैं कि आपके पेट में जो प्राण वास करता है दैट इज समान, लेकिन जब आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि जो व्यान वायु है वह प्राण और अपान के बीच में स्थित है। तो जो व्यान वायु है, एक तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राण अपान की संधि व्यान है, ये करेक्ट हो जाएगा। और आगे जब पढ़ोगे आप तो वह व्यान वायु है, यही वाक है, मतलब यही वाणी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा व्यान ही वाणी है। तो सी एंड ई विल बी द राइट आंसर, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जिसकी क्वेश्चन आईडी है 100023। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस डिस्पाइट एडिक्वेट विजुअल एक्यूटी। तो आपकी विजुअल सही है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी के फेस को रिकॉग्नाइज करने में बहुत आप डिफिकल्टी होती है। तो आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। जो इंसोम्निया होता है ये तो बहुत इजी था कि इसमें आपको स्लीप डिसऑर्डर, अगर आपको रात रात भर नींद नहीं आती है दैट इज इंसोम्निया। परसिवरेशन, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछते हो तो वो कंटिन्यूअसली एक ही रिस्पॉन्स देगा। जैसे अगर आप उससे पूछोगे क्या नाम है तो बोलेगा श्याम, क्या काम करते हो तो श्याम, कहाँ जा रहे हो तो श्याम। तो वो कंटिन्यूअसली आप कोई भी क्वेश्चंस पूछो तो हर किसी का लगभग वह एक ही आंसर देगा ना। तो द रिपीटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सच एज वर्ड्स, फ्रेज और जेस्चर, वो कुछ भी हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द एब्सेंस और सिजेशन ऑफ अ स्टिमुलस। आप कुछ भी पूछो वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ही आपको देगा। थर्ड जो आपको ऑप्शंस दिया गया है प्रोसोपैग्नोसिया, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी के चेहरे को देखते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है कि आप रिकॉग्नाइज करने में कि यह इसी का चेहरा है। इसको हम लोग फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम है। तो डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम को समझने के लिए आपको पहले को जानना जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं कि जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे कि कैपेसिटी टू प्लान अहेड, जो भी आप सोचते हो कि अब अगला क्या है, सोचना आगे क्या करना है, नेक्स्ट ये चीज करनी है, या फिर कोई भी आप एम डिसाइड करते हो, कोई भी गोल या सेल्फ कंट्रोल या फॉलो मल्टीपल स्टेप डायरेक्शन, ये सारी चीज आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंतर्गत आती है। और जब इन सारी चीजों में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है दैट इज कॉल्ड डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम। लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको पूछा गया इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस डिस्पाइट एडिक्वेट विजुअल एक्विटी, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो प्रोसोपैग्नोसिया। ये थोड़ा हार्ड मैं कहूंगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में दी गई जितने भी डिजीज हैं उन सब में से ये सारी नहीं है, तो ये थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपका फॉर एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट बेस्ट प्रैक्टिस टू रिमूव डिकेड म्यूकस वेस्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी वेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर आएगी वह आप धौती के क्रिया से ही बाहर करते हो। बस्ती से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई होती है, नौली से आपकी स्टमक, उसमें कुछ हम लोग बाहर नहीं करते हैं, एंड आसन का भी वैसा कोई रोल नहीं है। इसका आंसर धौती हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को और टफ बनाना होता तो जो घेरंड संहिता में 4 ऑप्शंस दिए गए, अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, तब ये हार्ड हो जाता। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी था ना,
तो अगर आपको ये ग्रहण संहिता वाले सारे ऑप्शंस रहते, अंत धौती दंत हृदय और मूल शोधन, तो आपका ये हृदय धौती हो जाता, क्योंकि उसी के अंदर तो आपकी वस्त्र धौती या दंड धौती आती है। उसी से आप जो भी म्यूकस को बाहर करते हो वो सारी आपकी हृदय धौती के अंदर आती है ना। अंत धौती दंत धौती के अंतर्गत आप इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा 17th क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि याज्ञवल्क स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है। यह क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड था, क्योंकि याज्ञवल्क स्मृति से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बहुत बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते, तो अगली बार आप इसके इंडेक्स को एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए इस क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। अगर बात करें याज्ञवल्क स्मृति की, तो यहाँ पे 3 अध्याय देखने को आपको मिलेंगे, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। ये सारे जितने भी आपको प्रकरण दिख रहे हैं ये आपके आचार अध्याय के अनुसार हैं, तो ये आपको सारे के नाम लगभग पता होना चाहिए। जिस तरीके के आपको योग वशिष्ठ में पूछा जाता है वहां पे भी सारे प्रकरण आपको याद रहते हैं। इन द सेम वे आप इन सारे प्रकरण को याद रखिएगा। तो जो याज्ञवल्क स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलता है वो आपका विवाह प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण और गृह शांति प्रकरण। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना आपके, विवाह प्रकरण, गृह शांति प्रकरण और स्नातक धर्म प्रकरण। तो ये 3। अगली बार यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको तीनों अध्याय के नाम दे दिए जाएंगे और तीनों से एक एक प्रकरण उठा के पूछ दिया जाएगा और आपको फिर मैच द फॉलोइंग, और फिर ये और हार्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। या यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन जाएगा कि आपको 3 प्रकरण के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि यह किसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैंने यहाँ व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय के प्रकरण के नाम नहीं लिखे हैं, तो आप इसको पढ़ के आइएगा ताकि आप अगले बार के लिए तैयार रहें। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ADE विल बी द राइट आंसर। 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट समाधि। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है। यह बहुत इजी क्वेश्चन था। अंतरंग योग की बात करें तो यह धारणा, ध्यान और समाधि। संयम की बात करें, धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग योग की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसमें कहीं पे भी आपको समाधि देखने को नहीं मिलती है। साधन पंचक की बात करें तो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। तो यहाँ पे भी समाधि आती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बहिरंग योग, दैट इज 3rd विल बी द राइट आंसर। ये हमारा 19th क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अंतिम प्रश्न है यह हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल फंक्शन हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय यंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनिट 6 है जहां पे आपको एनाटॉमी के साथ आपको साइकोलॉजी भी पढ़ने को मिलती है, तो आप हर एक साइकोलॉजिस्ट की क्या क्या थ्योरी है उसकी आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें यंग की थ्योरी तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने क्या बताया कि सेंसिंग, फीलिंग, थिंकिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग की बात करें तो जो कुछ भी आप सेंस करते हो दैट इज संवेदना ना, संवेदना। फीलिंग्स की बात करें तो जो भी आप महसूस करते दैट इज भावना। थिंकिंग की बात करें तो चिंतन, और इंट्यूशन की बात करें तो जो कुछ भी आपको सहज बोध होता है ना, सहज बोध, सहज बोध। तो ये 4 चीज आपके युंग ने बताया था। तो संवेदना, भावना, चिंतन और सहज बोध। तो चिंतन और भावना बताया, संवेदना और सहज बोध। A and D विल बी द राइट आंसर। 3rd आपका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 20वां था जिसकी क्वेश्चन ID 100055। ये क्वेश्चंस थोड़े मैं मीडियम कहूंगा क्योंकि आप बहुत से साइकोलॉजिस्ट को पढ़ के नहीं जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।